नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही भास्कर ने जो आज छापा है अपना एक छोटा सा पोस्टर वो लगा दे रहा हूँ, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि चीज़ें कैसे और क्या कहनी है। भास्कर के यहाँ जो कल रेड हुई है उसको पीछे उस पर आने से पहले थोड़ा उसका, जिसको आजकल कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, हम लोग एक लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी हैं। उसके जो 3 सबसे मजबूत पाए बोले जाते हैं, विधायिका। अब विधायिका जो है वो, जैसे उसने कोरोना मिसमैनेजमेंट हुआ, वैक्सीन मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन वहाँ पे उसको बचाने के लिए उसके पीछे पार्टी खड़ी हुई है। देश का प्रधानमंत्री आके सर्टिफिकेट दे रहा है उत्तर प्रदेश में कि सब बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश में कोविड सेकंड उसका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ, वैक्सीन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, रिकॉर्ड वो हो रहा है। तो वहाँ ये सरकार भी खड़ी है, पार्टी भी खड़ी है, तो विधायिका की तो उस तरह से वो हो रही है। अब आ जाइए कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या हो रहा है? अभी आपने एक उदाहरण देखा कार्यपालिका का, एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखा दूं। जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए उसमें कार्यपालिका ने किस तरह से बिल्कुल नंगाई मचाई, और उसको संभालने के लिए कौन खड़ा हुआ है? हमारे आईएएस और आईपीएस की लॉबी। आपने कितनी बार देखा, मतलब एक बहुत से आईएएस, मैं नाम क्या लूं, बहुत से आईएएस, प्रदीप शुक्ला जी उसमें से एक थे, जो जेल से निकले बेल पे और आके उनको सरकार ने कह दिया कि नहीं ज्वाइन करो। तो आईएएस आईपीएस का भी कुछ नहीं होता है। आपने कभी किसी आईएएस आईपीएस को देखा कुछ होते हुए? वर्मा जी और अस्थाना जी का झगड़ा सीबीआई में हुआ, दोनों आपने देखा? भाई एक तो कोई गलत था ना, कुछ नहीं हुआ। तो वहां उनको संभालने के लिए उनका पूरा काडर है। तीसरे लोग हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में मैं 2 नाम से लूंगा। रंजन गोगोई साहब ने जो भी किया नहीं किया, उनको राज्यसभा की सीट मिल गई, बाकी लोगों को कुछ ना कुछ मिलता ही है। एक उत्तर प्रदेश के एक हमारे हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे एसएन शुक्ला साहब, उनको 2 चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको हटाया जाए, और उसकी फाइल मूव की बाकायदा राष्ट्रपति के यहाँ। लेकिन राष्ट्रपति जी, जो भी कारण हो, कारण तो राष्ट्रपति जी ही जानते होंगे, 2-2 साल उस फाइल पे बैठे रहे। वो नॉर्मली रिटायर होकर चलेगा, और 2-2.5 साल एसएन शुक्ला साहब ने एक भी मुकदमा नहीं देखा। हमारा आपका जो आजकल लोग कहते हैं ना टैक्स पेयर मनी, उसी टैक्स पेयर मनी पे सब आराम फरमा रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। अब क्या है, जब कुछ न्यायपालिका पे आप बोल दीजिए रंजन गोगोई, अब पूरे लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे वो बार हो चाहे बेंच हो, ये माना जाएगा नहीं। तो हमारे लोकतंत्र के इन 3 जो पाए हैं, उनका तो इंतजाम उनके लोग ही करते हैं, उनकी देखभाल और उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करना। अब एक चौथा पाया है मीडिया। अब मीडिया की क्या हालत है? मीडिया को में भी मतलब ये सारे लोग मिलकर, कोई उसको पत्तलकार बोलता है, कोई चाटुकार बोलता है, कोई प्रेस्टिट्यूट बोलता है, कोई गोदी मीडिया बोलता है, कोई देशद्रोही मीडिया बोलता है, कोई कुछ जो भी नाम हो, कोई ऐसा है जिसको डिफेंड करता है? नो, दिस इज अ प्लेस जहां यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। एक सबसे आसान चीज है डर बिठा देना। 2 चीजें हैं, या तो पैसा दे दो, पैसे से जिसको कर लो, तो पैसे से कंट्रोल होता है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पहले 3 स्तंभ मैंने बताया आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। जो ये चौथा स्तंभ है, ये देश के जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज कामगार नहीं है, उनका कोई माई बाप नहीं है, कोई उनकी पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। वही हाल इस मीडिया का है कि आपका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बात होती है तो कोई बचाने वाला नहीं है, बल्कि बाकी लोगों को अच्छा ही लगता है कि जरा ठीक हो जा रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया थे, अब न्यूज़ तो करीब करीब ना के बराबर लोग सुनते हैं। मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी की सुन लेते हैं, लेकिन बाकी रेडियो पे अब तो ना के बराबर हो गया। वो विविध भारती गाने भी नहीं सुनते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हो गया, उसने रिपोर्ट को, पेपर में छपने वाली रिपोर्ट को या मीडिया में आने वाले जो समाचार होते थे वो खत्म हो गए। अब वहां पे क्या है, दंगल, मास्टर स्ट्रोक, मालूम नहीं क्या क्या, मतलब वो केवल डिबेट है। जो डिबेट कहीं से बताया जाता है कि आज इस पे डिबेट करनी है, उस पर 4-6 लोगों को बुला लीजिए, हल्ला मचाइए, उसका अंतोगत्वा उसका कोई हल ना निकले, टीआरपी आपकी हो जाए, आप भी अपने घर हम भी अपने घर। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब जो प्रिंट मीडिया है उसका क्या होता है,
उसमें सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना होता है। मैं कितनी बात इसमें कहूँ, कोई वो ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ गिने चुने अखबार ऐसे हैं जो उसको भी मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी अपनी स्वतंत्र जो एक उनका रुख है उसको अपनाए हुए हैं। दैनिक भास्कर उसमें से एक है। लेकिन मैं आज भी अंग्रेजी के 3 अखबारों का नाम मैं खास करके ले रहा हूँ। टेलीग्राफ, अगर हेडिंग देखनी हो, नो वन कैन बीट टेलीग्राफ। इस समय टेलीग्राफ की हेडिंग देख लीजिए, जबरदस्त। आज की हेडिंग भी मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये लोग थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, थोड़े क्या काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। और इनका अच्छा, इन पर कंट्रोल कैसे होता है प्रिंट मीडिया पे? विज्ञापन के द्वारा। मैं एक अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, अपने को सबसे बड़ा अखबार बोलते हैं। वो आप अंदर वो रिपोर्ट नहीं छापते हैं, वो व्यूज़ नहीं छापते हैं, वो डिसीजन छापते हैं, वो निर्णय छापते हैं। खैर, अब आता है एक तीसरा जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म आजकल चल रहा है, जिसको सोशल मीडिया आम भाषा में बोलते हैं, जो डिजिटल मीडिया है। अब ये मीडिया थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर इस देश में जब ये इंटरनेट भी नहीं था, तो याद है आपको, पूरे देश में गणेश जी ने दूध पी लिया था भाई, ये कहीं तो ट्रेवल की थी ये न्यूज़। तो उसी तरह से सोशल मीडिया एक जबरदस्त हथियार हो गया, कहीं पे भी कुछ हो रहा है। अब इस समय लोग दबी दबी जबान में, जब से दैनिक जागरण का बात हुई है, गुजरात का कुछ रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप लोग खुद समझते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये सरकार डिसाइड कर रही है कि क्या याद दिलाना है, क्या भुलाना है, क्या झुठलाना है और क्या भ्रम फैलाना है, एक ही बात को बार बार करके। क्योंकि आज कोई, मतलब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। मेरे उसमें एक, जैसे मैं उनको प्रशंसक बोलता हूँ, प्रशंसक हैं उस पार्टी के। पहले एक आते थे, अब एक और साहब आ रहे हैं, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, महाराष्ट्र, सरनेम उनका, टाइटल महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्र के हैं और वो क्या झूठ परोस रहे हैं। वो मेरे उसमें आके रोज लिखते हैं कि दलितों का, आरएसएस जैसी पार्टी, जो आरएसएस जैसा संगठन है, जो दलितों की वो देख रहा है 72%, अब मालूम नहीं क्या, वो उनके हिसाब से देश में 72% दलित और ओबीसी हैं, और उनकी देखभाल करने वाला केवल एक संस्था है जिसका नाम आरएसएस है। ये वो आके मेरे साइट पे, अच्छा मैं अपना वो बता दूं, मेरे जो भी हम लोगों का न्यूज़ चैनल है उसमें जो कमेंट करता है, अगर वो गाली नहीं लिख रहा है तो हम उसके कमेंट नहीं हटाते हैं। अगर कोई गाली देख रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ज़रूर हटा देंगे, लेकिन हर एक को अपना हक है अपनी बात कहने का। अब ये भाई साहब रोज आके ये झूठ बोलते हैं कि आरएसएस दलितों का सबसे बड़ा मसीहा है। याद कर लीजिएगा, आरएसएस के अभी तक जो हेड हुए हैं, सर संचालक, वो सब ब्राह्मण हुए हैं। एक एक्सेप्शन थे रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह, वो भी अपर कास्ट के राजपूत थे। अगर इतना दलितों से प्रेम है तो दलित को क्यों नहीं आज तक सर संचालक बना दिया है? और ये सब जानते हैं कि ठीक है, मैं उसमें कहीं कोई वो, भाई ठीक है, ब्राह्मण का दबदबा है उस आरएसएस संगठन में और ब्राह्मण ही उसको ड्राइव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क ये है कि आप अब ये झूठ बोलने लगे। मैं एक और आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैंने इस पर एक एपिसोड भी किया है, होगा तो मैं एपिसोड का नीचे वो डिटेल दे दूंगा, आपको सुन के ताज्जुब होगा। जो गरीब, जो इनके सबसे बड़े रहनुमा गरीबों के होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें अभी 2 साल पहले तक उसके पॉलिट ब्यूरो में कोई दलित नहीं होता था। मैं इसको क्योंकि बात कहीं और चली जाएगी, मैं सिर्फ इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि ये काम भी अब सरकार मीडिया को देती है कि मुझे क्या क्या भ्रम और क्या क्या झूठ बोलना है। अब आ जाएं कि अब मुद्दा क्या है। मुद्दा है दैनिक भास्कर के ऊपर कल करीब उसके 12 राज्यों में उसके करीब 65 एडिशन निकलते हैं और उसके करीब 32 जगहों पे उन पे आईटी रेड हुई। दैनिक भास्कर समूह पुराना पेपर का समूह है और अब ये रियल एस्टेट और पावर जनरेशन में भी आ गए हैं। तो हम लोग केवल बात अपनी आज रियल एस्टेट की करेंगे। इनके यहाँ एक इनकम टैक्स रेड हुई है। भास्कर क्या है ये जरा समझ लीजिए। देखिए, 2 तरह के सर्कुलेशंस होते हैं। एक होता है टॉप न्यूज़पेपर बाय सर्कुलेशन और एक नया, लोगों को भ्रमित करने के लिए एक नया टर्म चला दिया गया है, टॉप न्यूज़पेपर बाय रीडरशिप। अब एक अखबार को 6 लोगों ने पढ़ा कि एक आदमी ने पढ़ा, ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन वो एक चला दिया गया है क्योंकि जो इसको चलाता है उसको पता है कि कैसे चलाना चाहिए।
दैनिक भास्कर जो समूह है, जिसमें भास्कर के जो और भी एडिशन, मतलब और भाषाओं के एडिशन भी और दिव्य भास्कर भी, सबको लेके वो हिंदुस्तान का 1 नंबर का डेली न्यूज़पेपर है, नंबर 1 जी, और दुनिया का 4 नंबर का लार्जेस्ट डेली न्यूज़पेपर है। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि मेरे पास एक ABC कहलाता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये सबसे प्रमाणित और इसकी ये माना जाता है कि ये निष्पक्ष रहता है और जो ये बोल रहा है वो करीब करीब सही रहता है, क्योंकि बहुत से प्रतिष्ठान ऐसे हैं वो जो ABC की ही सर्कुलेशन फिगर को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते हैं। 2019 जून से दिसंबर के ये आंकड़े हैं सब जो मैं बोलूँगा आपको। दैनिक भास्कर का प्रतिदिन का सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 45,79,000, 45,79,000, ये एक दिन का सर्कुलेशन है, जो विच बाई सर्कुलेशन टॉप इन द कंट्री। जागरण का 36,14,000, 36,14,000। जल्दी से टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी में निकलता है 28,80,000। मनोरमा कोट्टायम मलयाली वो न्यूज़पेपर 23,08,000 और अमर उजाला फिर हिंदी 22,61,000। ये हिंदुस्तान के पहले 5 पेपरों की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक टर्म आता है इंडियन रीडरशिप सर्वे संस्था है IRS, और वो कहीं से सर्वे कराती है रीडरशिप सर्वे। अच्छा, वैसे ये माना जाता है कि एक अखबार को अमूमन, जैसे हिंदुस्तान में माना जाता है कि एक परिवार की यूनिट 5 होती है, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, उसी तरह से एक पेपर को माना जाता है करीब 2.5 लोग पढ़ते हैं, ये एक फिगर है। लेकिन रीडरशिप के हिसाब से जो एक इंडियन रीडरशिप सर्वे कहा जाता है, जिसकी मतलब चूंकि ये भाई साहब चला रहे हैं उसको, उस हिसाब से दैनिक जागरण कहता है कि मैं नंबर 1 हूं। वो ये कहता है कि मेरा हर एक अखबार 4.66 लोग पढ़ते हैं और उस वजह से प्रतिदिन 1,68,00,000 लोग मेरा अखबार पढ़ते हैं। छापते वो 36 लाख हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं। दैनिक भास्कर का जो एवरेज आता है इस इंडियन रीडरशिप सर्वे के हिसाब से, उसका अखबार 1,55,00,000 लोग पढ़ते हैं और करीब 3.44, 3.5 से थोड़े कम लोग उसका अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उनका अखबार तो 4.5% से भी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। अब ये समझ लीजिए कि क्यों हुआ, दैनिक भास्कर पे ये क्यों हुआ। ऑफिशियल ये कहा जा रहा है कि उनका कुछ इनकम टैक्स इरेगुलरिटी थी और क्या क्या कागज़ था, कहीं को क्या रहा, पनामा लीक्स, अलग अलग है, वो उनका अपना है। जो भी हुआ, दैनिक भास्कर की तरफ से वो मैंने बता ही दिया। दैनिक भास्कर की तरफ से आज निकला भी कि उनकी कुछ रिपोर्टें छपी थी, उसमें कोविड रिपोर्ट भी थी, पेगासस भी थी और भी कुछ चीज़ें थी। उनमें मैं वो लिंक आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने 10 रिपोर्ट कही, मैं सिर्फ 5 पढ़ दे रहा हूँ। जो पहली रिपोर्ट थी कोविड की, यूपी में गंगा किनारे जो 2000 से ज़्यादा शव मिले थे, इस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये सरकार को तंग किया था। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी, सरकार गुस्सा थी, वो कोई सरकार हो, केंद्र या स्टेट कोई भी। तीसरी थी यूपी में के गाँवों में कोविड की जाँच नहीं हो रही है, ये एक उन्होंने बड़ी रिपोर्ट की थी। गुजरात में कोरोना के से मौतों का सच एक उन्होंने रिपोर्ट की थी। और 5वां, बिहार में वैक्सीन आंकड़ों में हेर फेर, ये उन्होंने एक रिपोर्ट किया। मैं 5 कर दिया हूँ। ये मूल रूप से उनका कहना है कि इसकी वजह से ये सब हुआ, और पेगासस स्नूपिंग का भी एक कारण था। इसके अलावा एक कारण और था जो मैं अभी जल्दी से आपको ये खत्म कर लूँगा, बता दूँ। टैक्स डिपार्टमेंट कहना है कि हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल अफेयर ही उनका कर रहे थे और हमारा उनके एडिटोरियल कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भास्कर इसको कंटेस्ट कर रहा हो, कह रहा है जब वो आए हमारे यहाँ रेड हुई तो हमारे जो रिपोर्टर्स थे उनके फ़ोन और उनके लैपटॉप भी उस समय रख लिए गए थे और इसीलिए हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लेट भी हुआ, वो डिस्टर्ब भी हुआ। उनके नेशनल एडिटर ओम गौड़ साहब हैं। मैं इसलिए बता दूं कि भास्कर को ने बड़ी बेबाकी से इस समय कोविड के समय उसने अपनी रिपोर्टिंग की है। और ओम गौड़ जो उनके नेशनल एडिटर हैं, उनका लिखा हुआ एक लेख जून में हिंदी में लिखा हुआ ये लेख था, उसको फिर अंग्रेजी तर्जुमे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। हेडलाइन थी कि द गैंजेस इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। गंगा मैया झूठ नहीं बोलती हैं, वो मृतकों को वापस दे रही हैं। ये एक था जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है, जो एक प्रशंसक लोगों का एक ग्रुप है, कि इससे हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि खराब होती है और ऐसे लोग जो वो कर रहे हैं वो कुछ राष्ट्रद्रोह की टाइप बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और जल्दी से बता दूं कि दिव्य भास्कर के जो गुजरात के एडिटर हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 2.5 महीने से दिव्य भास्कर वहाँ से दिव्य भास्कर के नाम से छपता है। पिछले 2.5 महीने से न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट
₹1 का एडवर्टीजमेंट दिव्य भास्कर को दे रही है। वो एलिजिबल है, उनको पहले मिलता था, लेकिन अब वो देना बंद कर दिया गया है। मेरा बिल्कुल क्लियर हुआ है कि जिसको कपिल सिब्बल साहब ने आज के द टेलीग्राफ में उनके हवाले से वो रिपोर्ट भी छपी है, जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा है, मैं उसको मानता हूं कि कारण वही है। भास्कर ने 2 दिन पहले फोन टैपिंग और स्नूपिंग की खबर, और फिर उसने याद दिलाया था कि पूर्व में गुजरात में एक कथित फोन टैपिंग का मामला उठाया था। अब वो कह रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। दिक्कत क्या हुई है कि वो जो गुजरात वाला मामला था उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया, देन गुजरात नाउ द सेंटर पर, उस पर जब आप क्लिक करिए उनके ट्वीट पे तो वो खुल नहीं रहा है लिंक। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो थोड़ी दुखती रग है। जैसे आपस में झगड़ा हो ना, आपको ऐसे वो भाजपा ये मानती है कि गुजरात में आज से 14-15 साल पहले जो एक फ़ोन टैपिंग कांड हुआ था, जिसमें हमारे मंत्री और इन सब लोगों के नाम थे, लोग इन्वॉल्व थे, वो आप सब लोग आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम मत लेना। मतलब सब कुछ कहना तो कहना, लेकिन गुजरात टेप की बात मत कहना, क्योंकि उस पर हमारे बड़े साहब की थोड़ी मतलब उनकी गुस्ताखी में ये गुस्ताखी मानी जाएगी कि आपने ऐसा डाउट कर लिया। खैर, गुजरात टेप्स हैं ही और उसकी बात रहेगी ही। मेरे हिसाब से इसको चलते चलते मैं जो कंक्लूड कर रहा हूँ कि बहुत आसान चीज़ है। देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, दुनिया के 4थे नंबर के न्यूज़पेपर को, जो उसको कहते हैं ना, सबसे बड़े पहलवान को गिरा दो तो बाकी तो सब डर के खुद ही भाग जाएंगे। एक दिक्कत क्या हो रही है कि जो ऑडियो विजुअल की जो जगह थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसने समहाउ अपनी वो जगह, इट हैज़ लॉस्ट दैट स्पेस। और उस स्पेस को ये जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसके लिए कोई जो इंडिविजुअल भी एक आदमी उसमें रिपोर्टर हो गया है, एडिटर हो गया है, अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उसको इनको कंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब एक ही रास्ता बचा, या तो चाइना हो जाइए, ये इंटरनेट और ये फेसबुक ये सब बंद कर दीजिए, ये सब व्हाट्सएप और कुछ अपना चलाइए और उसको कंट्रोल रखिए। तो या तो हमें लोकतंत्र वाला देश है, लेकिन शायद चीन का ये वाली चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़े अगर इसको रोकना है तो। नहीं तो आप इस तरह की चीज़ों को जितना दबाओगे उतना स्प्रिंग एक्शन होगा, उतनी चीज़ें उभर के आएंगी। क्योंकि मैं इसलिए मेरा अपना आकलन है, मैं फिर एक बात कर दूं, और लोग ये कह रहे हैं टाइमिंग अब हमने नहीं किया था। देखिए, सारी चीज़ें टाइमिंग की हैं। टाइमिंग किस लिए हैं? क्योंकि अभी उसने ये छापी रिपोर्ट कोविड वाली, पेक्सस वाली, और सबसे बड़ी गुस्ताखी उसने 2 दिन पहले गुजरात के पुराने टेप्स की बात कर दी। ऐसा मतलब ये तो टाइमिंग, ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये रेड हुई, ऐसा माना जा रहा है। जैसे 2019 के इलेक्शन में ऐसा माना गया कि बालाकोट और पुलवामा हो जाने से ये हुआ कि राष्ट्र और बाकी बातें गौण, और राष्ट्र को इस समय सबसे अच्छा मोदी जी लीड करेंगे, इसलिए लोगों ने उनको वोट दे दी। टाइमिंग की बात थी। उस समय मोदी जी के भाग्य से पुलवामा बालाकोट हो गया, उसका फायदा मिल गया। कांग्रेस का भाग्य क्या, मतलब राजीव गांधी की हत्या हो गई, कांग्रेस तो कहीं आ नहीं रही थी, कांग्रेस सेकंड फेज में जीत के कांग्रेस सरकार बना ली। तो ये तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी टाइमिंग के हिसाब से बता दूं, जो भी ये सब हो रहा है, ये रेड किया जा रहा है या पेगासस को वो किया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर जो राजमाइश हो रही है, मेरा अपना ये मानना यह है कि प्योरली फ्रॉम द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये सौदा, अगर नफ़े नुकसान की बात देखें तो ये घाटे का सौदा है। क्योंकि इससे आप कुछ भी कहिए, ये जो आपने जो भास्कर के ऊपर जो किया है, उससे डरे, हो सकता है कुछ लोग डरे हों, हो सकता है ज़रूर डरे होंगे, लेकिन वोट का नुकसान आपका ज़रूर हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।